सो आइए सर, मैं आपको अब अगला क्वेश्चन कराता हूँ कॉस्ट ऑफ इक्विटी में रियलाइज्ड यील्ड अप्रोच पे। कॉस्ट ऑफ इक्विटी के अंदर में चार अप्रोच है: डिविडेंड प्राइस अप्रोच, अर्निंग्स प्राइस अप्रोच, रियलाइज्ड यील्ड अप्रोच और कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। डिविडेंड प्राइस अप्रोच और कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल पे मैंने आपको क्वेश्चंस दिखाए, वहाँ हमने सॉल्व भी किए, बेसिक क्वेश्चन थे। और अर्निंग्स प्राइस अप्रोच और डिविडेंड प्राइस अप्रोच एग्जैक्टली सेम है, सिर्फ डिविडेंड की जगह अर्निंग्स यूज होता है, तो उसको हमने एज सच कंसिडर नहीं किया। बात करते हैं सर रियलाइज्ड यील्ड अप्रोच। रियलाइज्ड यील्ड अप्रोच में जब मैंने आपको समझाया तो मैंने आपको एक ही चीज़ बोली थी कि ये और कुछ नहीं, प्रेजेंट वैल्यू मेथड से जो हमने कॉस्ट ऑफ डेट और कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर निकाला था, उसी तरीके से कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी हम निकालेंगे। आइए देखते हैं कैसे। तो ये आपके सामने क्वेश्चन है जो इंस्टीट्यूट के मटेरियल से मैं ले रहा हूँ, इलस्ट्रेशन नंबर 9, और आपकी बुक में हो सकता है 12, 13, 14 के आसपास कोई क्वेश्चन होगा। सो प्लीज़ फोकस ऑन दिस। मिस्टर मेहरा, यहाँ से देखेंगे, ठीक है। मिस्टर मेहरा हैड परचेज द शेयर ऑफ अल्फा लिमिटेड फॉर 1000 रुपीज़, ठीक है, कितना, 1000 रुपीज़। ही रिसीव्ड डिविडेंड फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स एट अ रेट ऑफ 10%। 1000 रुपये में मिस्टर मेहरा ने शेयर्स परचेज किए हैं अल्फा लिमिटेड के, और हाँ ठीक है, he received dividend for a period of 5 years at a rate of 10%. At the end of 5th year, he sold the shares of Alpha Limited for 1128, यानी 1128 रुपीज़ में वो शेयर्स बेच दिए गए। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ इक्विटी एज पर रियलाइज्ड यील्ड अप्रोच। अब सॉल्यूशन यहाँ पे दिया है, वो छोड़ दो, मैं आपको समझाता हूँ कॉन्सेप्ट क्या है। ईयर 1 2, अच्छा 0 टाइम पे खरीदा, 0 1 2 3 4 और 5। कैश फ्लो कितने में खरीदा, 1000। सो सबसे पहले हम मान के चलेंगे कि जब हमने खरीदा तब मार्केट प्राइस भी 1000 थी और फेस वैल्यू भी 1000 थी, क्योंकि और कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई है। उसके बाद में हमको 10% डिविडेंड मिलता गया हर साल, तो 100 रुपये बनता है वो 10%। और आखिरी में हमने कितने में बेचा सर? अच्छा, जो आप 10% कैलकुलेट कर रहे हो ना डिविडेंड का, ये 10% किस पे लगते पता है? फेस वैल्यू पे, कभी मार्केट प्राइस पे नहीं लगते। तो स्टार्टिंग में हमारी जो मार्केट प्राइस फेस वैल्यू दोनों सेम है, इसलिए आपको ऐसा लग सकता है कि 10% मैंने मार्केट प्राइस पे लगाया होगा, तो ऐसा नहीं है। मैंने फेस वैल्यू वाली जो 1000 रुपये है उस पर लगाया था। और सॉरी, और जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, सॉरी, जो जिस प्राइस पे आपने बेचा है आखिरी में, वो है 1128। सो 1128 रुपये में अगर आपने बेचा है तो ये बन जाता है 1228 अलॉन्ग विथ 100 रुपीज़ ऑफ द डिविडेंड फॉर 5th ईयर। सो 100 रुपये का डिविडेंड और 1128 रुपये 1128 का आपका इक्विटी होता है, तो ये दोनों मिला के टोटल 1228 होता है। सो ये सारी आपकी कैश फ्लोज है। अब आपको पता करना है कि सर आपकी कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितनी है, यानी कि ऐसा परसेंटेज निकालना है जहाँ पे आउटफ्लो की प्रेजेंट वैल्यू और इनफ्लो की प्रेजेंट वैल्यू सेम आए, और आउटफ्लो माइनस इनफ्लो करते हो तो ज़ीरो एनपीवी आनी चाहिए। सो हमारा पर्पज़ क्या है कि ऐसा रेट पता करो जिसमें एनपीवी ज़ीरो आती है। सो अब यहाँ पे ट्रायल एंड एरर मेथड यूज़ करनी पड़ेगी, तो मैं प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर लेता हूँ पहला वाला 15%, और 15% पे मैं सारे फैक्टर्स लिख लेता हूँ। और आई थिंक हमने कहीं पहले कैलकुलेट किया था, चलो 1 डिवाइड बाई 1.15, 0.869 यानी कि 0.870, 0.756। एन्युटी फैक्टर लेके भी आप कर सकते हो, थोड़ा जल्दी क्वेश्चन का आंसर निकल जाएगा आपका। 0.572, 0.497, ठीक है। प्रेजेंट वैल्यू माइनस 1087, 75.60, 65.80, 57.20, और ये आपका आता है 610.32, और टोटल -1000, यानी कि नेगेटिव 104.08। हमको एनपीवी सर कितनी चाहिए थी? हमको एनपीवी चाहिए थी सर 0, यानी कि नेगेटिव 104 से अब हमको आगे बढ़ना पड़ेगा धीरे धीरे, तो जाके 0 आएगा, और उसके आगे बढ़ोगे तो पॉजिटिव आएगा। अब हमको अगर एनपीवी बढ़ानी है तो रेट गिराना पड़ेगा। नेक्स्ट रेट जो मैं लेता हूँ वो है 10% का।
अब 10% के हिसाब से अगर आप देखोगे तो रेट आपके प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स आते हैं 1, 0.909, 0.826, 0.751, 0.683, 0.621 और यहाँ पे निकालो प्रेजेंट वैल्यू तो ये आएगा 1000, ये आएगा 90.90, 82.60, 75.10, 68.30 और 0.621, 762.59। अब अगर आप देखोगे तो 79.49 आती है प्राइस, ठीक है। यानी कि कहीं ना कहीं इन दो एनपीवी के बीच में जीरो है। तो इन दोनों रेट जो 15 और 10% लिए, 15 और 10% लिए, इनके बीच में हमारा आईआरआर है। अब हम करेंगे इंटरपोलेशन। 10% और 15%। 10% पे एनपीवी आती है 79.49, इस पे आती है 104.08 नेगेटिव। सो हमको एनपीवी कितनी चाहिए थी? जीरो। यानी हमको 79.49 से कितना नीचे आना था सर? 79.49 स्टेप्स ही नीचे आना था। द डिफरेंस बिटवीन 79.49 माइनस जीरो। लेकिन हम कितना नीचे आए एक्चुअल में कि हमारा 5% रेट बढ़ा। 5% रेट बढ़ाने के लिए आपको 79.49 पहले नीचे आओगे तो जीरो प्लस 104.08 स्टेप्स और नीचे आना पड़ेगा तो 183.57 टोटल स्टेप्स। अगर आप नीचे आते हो, ध्यान देना 183.57, ऊपर वैल्यू पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, फिर जीरो आएगा, जीरो से फिर नेगेटिव शुरू हो जाएगा। सो सबसे पहले 79.49 स्टेप्स आप पीछे आओगे तो जीरो आ गया, उसके नीचे और 104.08 स्टेप्स जाओगे तो आप जाओगे ना वहाँ पे। सो टोटल स्टेप्स कितनी हुई सर? 183.57 स्टेप्स हुई। और इतना नीचे जाने के बाद कितना परसेंटेज बढ़ा? 5। लेकिन हमको तो सिर्फ इतना ही नीचे जाना था, तो कितना परसेंटेज बढ़ना चाहिए? सो मिनिमम कितना सर? 10% होना चाहिए, क्योंकि उसके आगे ही रेट जा रहा है। प्लस बहुत ही सिंपल, दिस डिवाइडेड बाय दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस। सो 5% मिलता है 183.57 स्टेप्स नीचे जाने के लिए। तो 79.49 स्टेप्स नीचे जाने के लिए कितना मिलेगा? इस तरह से याद करोगे तो कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। हायर लोअर याद करोगे तो रटना हो जाएगा। 2.16 यानी 17, यानी कि मैं यहाँ लिख सकता हूँ 10 प्लस 2.17 यानी कि 12.17%। अब ध्यान दो, अगर मैं रेट मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर मेरा रेट रहता मान लो 11% और 13%, 11 और 13, तो जो एरर का जो भी स्कोप होगा वो और कम हो जाता, तो एग्जैक्ट रेट आता। सो 12.17 का हो सकता है 12% आए या 12.30% आता, जो भी है एग्जैक्ट रेट और आता। तो जो दो रेट आप लेते हो ना, उसमें डिफरेंस कम से कम रखा करो। मैंने कितना डिफरेंस रखा सर? 5% का डिफरेंस रखा। एक लिया 10 और दूसरा लिया 15। तो कभी भी ऐसा मत करना 10 और 20% ऐसा रेट ले लिया, क्योंकि इसमें तो सर आ ही जाएगा, ये समझ के। जब 10 और 20% रेट लोगे तो इतने ही ज़्यादा आंसर आपका गलत होता जाएगा, तो एरर होगा वो, ठीक है। अब हमारा कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितना सर? 12.17%। इसका मतलब 100 रुपये का इक्विटी इस्तेमाल करने के लिए हमको 12.17 रुपीज़ खर्चा करना पड़ता है। इंस्टीट्यूट के हिसाब से देखते हैं कि आंसर क्या था। अब अगर आप इंस्टीट्यूट के हिसाब से जाओगे तो इंस्टीट्यूट क्लियर कट यहाँ पे आपको आंसर निकाल के देता है 12%। इन्होंने तो डायरेक्ट निकाल दिया, उन्होंने कोई ट्रायल एंड एरर करके नहीं देखा, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है जब हम खुद सॉल्व करें क्वेश्चन। इन्होंने तो टेबल से देखा और यहाँ पे बता दिया कि अगर 12% यूज़ करते हो तो एग्जैक्टली इतना आता। सो अब डायरेक्ट रेट यूज़ करो तो 12, क्योंकि हमने दो रेट यूज़ किए तो 12.17 आया। तो सर सही आंसर कौन सा है? दोनों आंसर सही है और दोनों पे आपको मार्क्स मिलेंगे। और सबसे ज़्यादा सही आंसर आपका मतलब अप्रोच जो है वो रहेगा 10 to 15 वाला जो मैंने किया। क्यों? क्योंकि वो ही प्रैक्टिकल है जो हर कोई एग्जाम में करके आएगा। ऐसे मन से तो नहीं पता चल जाएगा कि 12% रेट है। सो दिस इज़ हाउ यू नीड टू सॉल्व रियलाइज्ड यील्ड अप्रोच। रियलाइज्ड यील्ड अप्रोच का मतलब ही ये होता है कि कितनी इनकम मेरे को रियलाइज हो चुकी है, उसकी डिस्काउंटिंग करो। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो शुड बी इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। द रेट एट विच बोथ ऑफ देम बिकम्स इक्वल is called as the internal rate of return and will be the cost of equity under realized yield approach. So this is what the entire thing is. अब आगे देखते हैं आगे कुछ क्वेश्चन है क्या।
ये तो कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल शुरू होता है। कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल में भी हमने कुछ क्वेश्चन देखा, ये 1.75 वाला क्वेश्चन देखा था जिसमें 18.75 आया था। रिटेन्ड अर्निंग्स भी हमने आई थिंक देख लिया, 13.8 आंसर आया और इसमें 14.2 आंसर आया। ठीक है, इसके बाद वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल शुरू हो रहा है। सो ये तो कंप्लीट हो गया सर, लेकिन सर हमको प्रैक्टिस मैनुअल देखने दो। ये सब कवर कर चुके, ये कौन सा क्वेश्चन है देखने दो। यू रिक्वायर्ड टू कंप्यूट, क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे WACC का आ गया, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, यानी कि यहाँ तक तो ठीक है यार। अभी तो क्या बताएं, कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स, हाँ ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ये ले सकते हैं। चलो बाद में लेंगे इसको, कंसिडर करेंगे, ज़रूर कंसिडर करेंगे सर, छोड़ेंगे नहीं हम किसको भी। आगे आएगा ये क्वेश्चन, हमने एक जगह पे लिया हुआ है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट इट। नेक्स्ट लेक्चर में शुरू करते हैं नेक्स्ट वाला टॉपिक। फ़िलहाल के लिए सिर्फ इतना सा समझ लीजिए, सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको एक एक बार बता दिया है, अब इन्हीं को बार बार रिवाइज करेंगे। इसके अलावा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट कुछ नहीं है, बस नए नए तरीके से इस्तेमाल करना पड़ेगा इन्हीं सारे कॉन्सेप्ट्स को। बाय बाय।